कल्पना करते हैं एक शतरंज की बिसात की। हर मोहरा एक सैनिक है और हर चाल एक रणनीति। और जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती है ना, दिमाग से मिलती है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही बहुत पुरानी लेकिन कमाल की बुद्धिमत्ता के खजाने पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। हाँ, सुन त्सु की द आर्ट ऑफ वॉर, लगभग 2500 साल पुरानी कृति। जी हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये किताब सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है। इसके सिद्धांत इतने मौलिक हैं, इतने बुनियादी हैं कि आज भी व्यापार में, लीडरशिप में, खेलों में, यहाँ तक कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए भी एक गाइड की तरह काम करते हैं। मतलब ये संघर्षों को समझने और सफलता पाने का एक तरीका बताती है, अक्सर बिना सीधे टकराव के। सही कहा। तो इस चर्चा का कह सकते हैं मकसद यही है कि सुन त्सु की इन गहरी रणनीतियों को थोड़ा सरल बनाए, व्यवहारिक तरीके से समझें। हाँ, और ये जानने की कोशिश करें कि ये सदियों पुराने विचार आज भी हमारे फैसलों में, हमारी प्लानिंग में कैसे काम आ सकते हैं, कैसे उन्हें बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए उस विचार से शुरू करते हैं जहां असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीती जा सकती है। हाँ, पहला अध्याय, योजना रचना, मतलब रणनीति की नींव। sun tzu का जो मूल मंत्र है वो यही है कि युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में। हाँ, दिमाग में योजना बनाते समय ही जीता या हारा जाता है। आपकी सफलता किस्मत पर नहीं बल्कि बिल्कुल ठंडे कठोर विश्लेषण पर टिकी होती है। और इस विश्लेषण के 5 स्तंभ है, जैसा आपने कहा, है ना? मतलब सिर्फ ये नहीं कि दुश्मन कौन है, बल्कि क्या लड़ने का उद्देश्य सही है। हाँ, और क्या लोगों का नेता पर भरोसा है, जिसे वो नैतिक प्रभाव कहती हैं। ये पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। अच्छा। उसके बाद आता है स्वर्ग, यानी सही समय, मौसम के हालात। ठीक। फिर पृथ्वी, यानी जमीन, इलाका, उसकी समझ, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान। चौथा है सेनापति, यानी लीडर, उसके गुण, बुद्धिमत्ता, साहस, अनुशासन। और 5वां है विधि और अनुशासन, मतलब संगठन कैसा है, नियम कैसे हैं, ट्रेनिंग कितनी असरदार है। इन 5 का ठीक से आकलन किए बिना मैदान में उतरना तो बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। ये बात तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पर लागू होती है। बिल्कुल। चाहे कोई नया स्टार्टअप हो या कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी। सही। अगर आपने अपनी ताकत, कमजोरी, बाजार के हालात यानी इलाका, सही समय और अपनी टीम मतलब संगठन, इनका विश्लेषण नहीं किया तो योजना तो कमजोर होगी ही। और सुन त्सु का फॉर्मूला यही कहता है, अपनी और विरोधी की स्थिति का ईमानदारी से आकलन करें। फिर तय करें क्या लड़ना जरूरी है या फिर इंतजार करना बेहतर है। उनकी नजर में तो सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना लड़े मिले। योजना ही आपकी असली ताकत है। तो पहला सबक साफ है, जीत की तैयारी लड़ाई से बहुत पहले होती है। अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, युद्ध का संचालन। यहाँ जोर लड़ाई की कीमत पर है। हाँ, यहाँ सुन त्सु हमें याद दिलाती हैं कि युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं का टकराव नहीं है, ये राष्ट्र की अर्थव्यवस्था, उसके संसाधन और लोगों के धैर्य की भी परीक्षा है। अच्छा। और उनका सबसे जरूरी संदेश है, युद्ध को लंबा मत खींचो। हाँ, ये बात बहुत अहम है, क्योंकि लंबी लड़ाई से देश अंदर से खोखला हो जाता है, संसाधन खत्म होते हैं, लोगों का मनोबल टूटता है। इसीलिए वो गति को, स्पीड को निर्णायक मानते हैं। उनका विचार है, स्पीड इज द एसेंस। तेजी से निर्णायक जीत जरूरी है। बिल्कुल। देरी का मतलब है बढ़ता हुआ खर्च और घटता हुआ मनोबल। अपने काम में भी ये दिखता है, किसी प्रोजेक्ट को बेवजह लंबा खींचना या टालम टोल करना, उससे न सिर्फ समय बर्बाद होता है बल्कि आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह भी खत्म हो जाता है। स्मार्ट योजना और तेजी से उस पर अमल करना, यही सफलता की कुंजी है। और सुन त्सु एक और बात कहती हैं, दुश्मन के संसाधनों का इस्तेमाल करो, मतलब युद्ध में दुश्मन का सामान कब्जे में लो। आज के जमाने में इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि अपने प्रतिस्पर्धी की गलतियों से सीखें। हाँ, या उनकी छोड़ी हुई जगह पर कब्जा कर लें, या उनके जो फेल हुए मॉडल हैं उन्हें बेहतर बना के पेश करें। जैसा सुन त्सु ने कहा भी है, इतिहास गवाह है कि किसी भी देश को लंबे युद्ध से कभी फायदा नहीं हुआ है। तो दूसरे अध्याय का सार यही है, गति जरूरी है, संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करें और लड़ाई को जल्दी खत्म करने पर ध्यान दें। स्मार्ट जीत वही है जो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा परिणाम दे। अब एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय तीसरा, कपट नीति से प्रहार या अटैक बाय स्ट्रैटेजम।
यहां सुन त्सू कहते हैं कि सबसे बड़ी कुशलता तो बिना तलवार चलाए जीतने में है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये बल प्रयोग से ज्यादा ना मनोविज्ञान का खेल है। सुन त्सू के अनुसार जीत की सबसे ऊंची श्रेणी है दुश्मन की इच्छा शक्ति और उसकी योजनाओं को तोड़ देना। अच्छा, पहले दिमाग पर वार। हाँ, उसके बाद आता है उनके गठबंधनों को बिखेरना, फिर कहीं जाकर मैदान में सेना को हराना, और सबसे आखिरी और सबसे कम पसंदीदा विकल्प है शहरों पर घेराबंदी करना, क्योंकि उसमें नुकसान दोनों तरफ का बहुत ज्यादा होता है। पहले दिमाग से जीते, फिर अगर जरूरत पड़े तो बल से। बिना लड़े जीतना इसलिए बेहतर है क्योंकि लड़ाई में जीतने वाले का भी तो नुकसान होता ही है। बिल्कुल। आज के व्यापार जगत में ये कैसे दिखता है? कोई उदाहरण? सोचिए, आप बेहतर सर्विस या कीमत देकर अपने प्रतिस्पर्धी के ग्राहक अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो आपने बिना सीधे टकराव के मार्केट शेयर जीत लिया। या मान लीजिए बातचीत में ऐसी रणनीति अपनाना कि सामने वाला आपकी शर्तों पर राजी हो जाए, ये भी इसी का एक रूप है। और यहीं पर वो धोखे का सिद्धांत आता है। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। हाँ, पर इसका मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका गहरा मतलब है अपने असली इरादे छिपाना, अपनी ताकत को शायद थोड़ा कमजोर दिखाना ताकि दुश्मन लापरवाह हो जाए। अच्छा। या फिर कमजोर पक्ष पर हमला करने का नाटक करके उसे कहीं और उलझा देना, मतलब अप्रत्याशित बने रहना। यही धोखा है। और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को और अपने दुश्मन को अच्छी तरह जानें, उनकी प्रेरणा, उनकी कमजोरियां, आदतें और अपनी सीमाएं भी। बिल्कुल। और कभी-कभी डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीति या गठबंधन बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बिना लड़े अपनी स्थिति मजबूत करना। सही। तो तीसरे अध्याय का सार हुआ, असली जीत बिना लड़े होती है, दुश्मन के दिमाग पर विजय पाएं। धोखा एक सोची समझी रणनीति है, सिर्फ झूठ नहीं। कूटनीति और गठबंधन अहम हथियार हैं, और सबसे जरूरी, लचीले रहें। बेहतरीन। अब अध्याय 4, सामरिक स्थिति या टैक्टिकल डिस्पोजिशंस। यहां बात आती है पोजीशनिंग की। आप युद्ध के मैदान में कहां और कैसे खड़े होते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सही स्थिति, सही पोजीशन आपको बचाव का फायदा देती है और हमले के लिए अवसर पैदा करती है। सुन त्सू का फॉर्मूला सीधा है, पहले अपनी स्थिति को अपराजय बनाओ, इतना मजबूत कि कोई हरा ना सके। फिर दुश्मन की हार के अवसर की तलाश करो। अपनी स्थिति मजबूत करने का मतलब है आपकी सेना या टीम में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, कम्युनिकेशन साफ हो, सबकी भूमिका तय हो। अगर आपकी अपनी बुनियाद ही कमजोर है तो आप हमला कैसे करेंगे? इसमें वो ऊर्जा बचाने की बात भी है, सही समय का इंतजार करना, दुश्मन की गलती का फायदा उठाना। हाँ, और वो निराकारता या फॉर्मलेसनेस की बात करती हैं। हाँ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि किसी एक रणनीति या एक ही ढांचे में बंद कर ना रह जाए, अप्रत्याशित बने। अगर दुश्मन को पता है कि आप हमेशा एक ही तरीके से हमला करते हैं तो वो आसानी से आपका तोड़ निकाल लेगा। जैसे पानी का कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता, वो बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही आपकी रणनीति भी स्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए। और बुनियादी चीजों का ध्यान रखना, जैसे सप्लाई लाइंस, टीम का मनोबल, संचार, ये सब आपकी स्थिति को मजबूत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और कब अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करना है और कब उसे फैलाना है, ये भी स्थिति पर ही निर्भर करता है। एक मजबूत स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से भी आपकी टीम का मनोबल बढ़ाती है। तो चौथा सबक, अपनी जमीन मजबूत करें, लचीले और अप्रत्याशित बने। जरूरत के हिसाब से ताकत को केंद्रित करें या फैलाएं। रसद और मनोबल पर ध्यान दें। सही पोजीशनिंग आधी जीत है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आ रही है और आपको लगता है कि ये आइडियाज आपके लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और पावरफुल ऑडियो बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट मिलता रहे। अब आते हैं 5वें अध्याय पर, ऊर्जा या एनर्जी। यहाँ ऊर्जा का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, इसका मतलब है गति, बल का सही आवंटन और समय का सही उपयोग। यहाँ प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तरीकों के मिश्रण की बात आती है। मतलब सीधा टकराव और चालाकी या साइड से हमला, ये संतुलन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए, सिर्फ सीधा टकराव आपको प्रेडिक्टेबल बना देता है और महंगा भी पड़ सकता है, और सिर्फ अप्रत्यक्ष तरीके शायद धीमे हों या निर्णायक चोट ना कर पाएं।
अच्छा। असली ताकत इन दोनों के सही मिश्रण में है। कब सीधे भिड़ना है और कब धोखा देना है या घूमकर हमला करना है। सुन त्सु इसे चेंग सामान्य प्रत्यक्ष और ची असामान्य अप्रत्यक्ष कहती हैं। वो गति का निर्माण यानी मोमेंटम की बात भी करते हैं। छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी जीत की नींव रखना, ये कैसे होता है? ये सही समय पर सही जगह पर केंद्रित बल का प्रयोग करने से आता है। जैसे ऊंचाई से लुढ़कता हुआ पत्थर गति पकड़ता है, वैसे ही सही रणनीति से छोटी सेना भी बड़ी सेना पर भारी पड़ सकती है। इसमें बल की मितव्ययता, इकोनॉमी ऑफ फोर्स भी शामिल है। कम से कम संसाधन लगाकर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पैदा करना। अपनी ताकत पर ध्यान दे, कमजोरी पर नहीं। जैसे परीक्षा की तैयारी में सबसे अहम विषयों पर ज्यादा ध्यान देना और अचानक हमला, सरप्राइज अटैक, ये भी ऊर्जा का एक रूप है। अप्रत्याशित हमला दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देता और उसकी योजना को बिखेर देता है। जैसे पानी जमीन के ढलान के अनुसार बहता है, वैसे ही रणनीति को दुश्मन की स्थिति के अनुसार ढालना चाहिए। और टीम का मनोबल, वो भी एक तरह की ऊर्जा है। हाँ बिल्कुल, उत्साहित टीम कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती है। मनोबल भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। तो 5वां अध्याय सिखाता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का संतुलन साधें, छोटी जीतों से मोमेंटम बनाएं, संसाधनों का स्मार्ट उपयोग करें, अप्रत्याशित बने और मनोबल को ऊर्जा का स्रोत समझें। अब 6वां अध्याय कमजोर और मजबूत बिंदु, वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, प्रैक्टिकल सिद्धांत पर आधारित है। हाँ, अपनी कमजोरियां पहचानो और दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाओ। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर अमल में शायद उतना नहीं। सही कहा। सुन त्सु कहते हैं, वहां हमला करो जहां दुश्मन तैयार ना हो, वहां प्रकट हो जहां उसे उम्मीद ही ना हो। और इसके लिए जरूरी है कि आप पहले मैदान का यानी स्थिति का ठीक से विश्लेषण करें, अपनी और दुश्मन की ताकत और कमजोरी का एक नक्शा बनाएं। एक तरह का स्वॉट एनालिसिस जैसा। हाँ, कह सकती हैं। फिर अपनी ताकत को दुश्मन की कमजोरी के सामने खड़ा करें। जहां दोनों मजबूत हों, वहां सीधे टकराव से बचें। हमेशा अप्रत्यक्ष रास्ता खोजें। जैसे व्यापार में अगर आपका प्रतिस्पर्धी ग्राहक सेवा में कमजोर है, तो आप उसी क्षेत्र में बेहतर करके उसके ग्राहक तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण लगातार करते रहना होगा, क्योंकि स्थितियां और कमजोरियां बदलती रहती हैं। सही। दुश्मन की सप्लाई लाइन में तनाव हो, टीम के अंदर कोई मतभेद हो या बाजार में कोई नया ट्रेंड आ जाए, ये सब नई कमजोरियां पैदा कर सकते हैं। मजबूत किले पर सीधे हमला करने की बजाय शायद उसकी रसद काट देना ज्यादा असरदार हो सकता है। हाँ, और इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। दुश्मन के समर्थकों का मनोबल तोड़ना या अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करना कि वो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार जाए। तो 6 अध्याय का सार है, दुश्मन की कमजोरी पर वार करो, उसकी ताकत से बचो, ईमानदारी से अपनी और दुश्मन की स्थिति का मूल्यांकन करो और धैर्य से सही मौके का इंतजार करो। अब बात करते हैं 7वें अध्याय की, पैंतरेबाजी या मनोवरिंग। ये सिर्फ सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भर तो नहीं है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। पैंतरेबाजी का मतलब है अपनी स्थिति को बेहतर बनाना, दुश्मन को भ्रमित करना और अपने लिए विकल्प खुले रखना, और ये सब बिना अपनी सेना को थका या अव्यवस्थित किए। अच्छा। सुन त्सु कहती है, चलते समय अनुशासन बनाए रखो, अपने किनारों और पीछे को सुरक्षित रखो, जानकारी मतलब स्काउट्स के आधार पर आगे बढ़ो और हमेशा एक रिजर्व फोर्स तैयार रखो। इसमें गति और लय का भी महत्व बताया गया है, कब तेज चलना है कब धीमा। लय बदलने से आप अप्रत्याशित बने रहते हैं, और वो नकली चालें मतलब फेंट्स। हाँ, दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए नकली चालें चली जा सकती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए, वरना वो आपके ही संसाधनों को बर्बाद कर सकती हैं। सुन त्सु जबरदस्ती की तेज चाल, जिसे फोर्स्ड मार्च कहते हैं, उससे बचने को कहते हैं, क्योंकि थकी हुई सेना लड़ नहीं सकती। आज के जमाने में इसे शायद बर्नआउट से बचना कह सकते हैं। बिल्कुल। और हमेशा फायदेमंद जमीन चुनना, जैसे ऊंची पहाड़ी या सुरक्षित घाटी। व्यापार में इसका मतलब हो सकता है सही बाजार चुनना, सही ग्राहक वर्ग या सही समय पर एंट्री करना। हाँ, और हर चाल का एक उद्देश्य होना चाहिए, या तो अपनी स्थिति मजबूत करना या दुश्मन को कमजोर करना। बिना उद्देश्य के हिलना डुलना सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। इलाके का असर आपकी हर चाल पर पड़ता है, इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो 7वां अध्याय सिखाता है, अनुशासित रहें, जानकारी के आधार पर चलें, अपनी सप्लाई लाइन सुरक्षित रखें, बर्नआउट से बचें,
फायदेमंद स्थिति चुने और हर चाल का एक उद्देश्य हो। 8वां अध्याय रणनीति में भिन्नता, वेरिएशन इन टैक्टिक्स, ये लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी के महत्व पर जोर देता है। हाँ, क्योंकि एक ही रणनीति हर बार काम नहीं करती। अगर आप प्रेडिक्टेबल हो गए तो आप कमजोर हो गए। बिल्कुल। सुन त्सू कहती हैं कि रणनीति को 3 चीजों के आधार पर बदलना चाहिए। इलाका कैसा है, दुश्मन की शैली क्या है और आपके अपने संसाधन कितने हैं। सच्चा रणनीतिकार किसी एक योजना से बंधा नहीं होता, वो हालात के अनुसार अपनी रणनीति बदलता है। सुन त्सू यहाँ सेनापति की 5 घातक गलतियां बताती हैं जो कठोरता या अविवेक से पैदा होती हैं। कौन सी है वो? पहली, बिना सोचे समझे बहादुरी दिखाना, कायरता या हार का बहुत ज्यादा डर। तीसरी, जल्दबाजी या गुस्से में फैसले लेना। हाँ, ये तो आम है। चौथी, सम्मान की ज्यादा चिंता करना, मतलब अपमान पर एकदम भड़क जाना। और 5वीं, नियमों से अंधा लगाव रखना, हालात को नजरअंदाज कर देना। ये तो जीवन में भी बिल्कुल सच है। हर समस्या का एक ही समाधान नहीं होता, हमें स्थिति के अनुसार ढलना सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल। महान सेनापति वही है जो लड़ाई के दौरान भी अपनी रणनीति बदल सके। सुन त्सू फिर पानी का उदाहरण देती हैं। जैसे पानी जमीन का आकार लेता है, वैसे ही सेना को दुश्मन के अनुसार जीत हासिल करनी चाहिए। लचीलापन ही ताकत है, कमजोरी नहीं। तो 8वां सबक, कठोर न बने, हालात के अनुसार रणनीति बदलें। उन 5 गलतियों से बचें जो आपको अंधा बना सकती हैं। लचीलापन ही जीवित रहने का मंत्र है। 9वां अध्याय, सेना का मार्च, द आर्मी ऑन द मार्च, ये अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन के महत्व पर केंद्रित है। एक कुशल सेनापति या लीडर अपने आसपास के हर छोटे बड़े संकेत को पढ़ता है। कैसे संकेत? दुश्मन की हरकतों से जुड़े संकेत। हाँ, जैसे अगर दुश्मन भाग रहा है तो क्या वो वाकई थका हुआ है या ये कोई चाल है। अगर वो शांत और अनुशासित है तो क्या वो आत्मविश्वास से भरा है। उनकी शिविर में अशांति किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है। उनके सैनिकों का व्यवहार कैसा है, क्या वो उकसा रहे हैं, शायद अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, या बहुत ज्यादा सतर्क हैं, शायद किसी खतरे से डर रहे हैं। और पर्यावरण के संकेत भी, जैसे धूल उड़ने का पैटर्न या पक्षियों का अचानक उड़ना। हाँ, या रात में असामान्य शांति, ये सब जानकारी के टुकड़े हैं जो एक कुशल लीडर इकट्ठा करता है। आज के दौर में देखें तो किसी कंपनी की आक्रामक मार्केटिंग शायद अंदरूनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश हो सकती है। बिल्कुल। या बाजार में अचानक आई शांति किसी बड़ी घोषणा का संकेत हो सकती है। जो इन संकेतों को सही पढ़ लेता है वो बेहतर फैसले ले सकता है। सुन त्सू इलाके के चुनाव और सैनिकों की देखभाल पर भी जोर देती है। अनुशासन और देखभाल में एक संतुलन होना चाहिए। तो 9वां अध्याय सिखाता है, एक सतर्क ऑब्जर्वर बने, दुश्मन, पर्यावरण और अपनी टीम के व्यवहार के संकेतों को समझें, सही जगह चुनें और नेतृत्व में देखभाल और अनुशासन का संतुलन रखें। अब आते हैं इलाके और स्थितियों पर। अध्याय 10, इलाके का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन, और अध्याय 11, 9 स्थितियां, द 9 सिचुएशंस। ये दोनों असल में आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ सुन त्सू अलग अलग तरह की जमीनों और अलग अलग परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। क्या इनका सार ये है कि हर जमीन और हर स्थिति के लिए एक अलग रणनीति चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी रणनीति पूरी तरह आपके माहौल पर निर्भर करती है। कुछ जमीनें जैसे सुलभ भूमि या एक्सेसिबल ग्राउंड आसान होती हैं, वहां तेजी से कब्जा करना फायदेमंद है। कुछ जैसे उलझाने वाली भूमि या एंटैंगलिंग ग्राउंड खतरनाक होती हैं, उनसे बचना चाहिए। कुछ जगह जैसे संकरे दर्रे या नैरो पासेस ऐसी होती हैं कि अगर आपने पहले कब्जा कर लिया तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। और 9 स्थितियां भी इसी तरह काम करती हैं, जैसे अपनी ही धरती पर, जिसे वो बिखराव वाली भूमि या डिस्पर्सिव ग्राउंड कहती हैं, वहां लड़ने की रणनीति अलग होगी। हाँ, और दुश्मन के इलाके में गहरे घुस जाने पर, जिसे गंभीर भूमि या सीरियस ग्राउंड कहा गया है, वहां की रणनीति बिल्कुल अलग हो गई। सबसे महत्वपूर्ण शायद है निराशाजनक भूमि, डेस्परेट ग्राउंड, जहां पीछे हटने का कोई रास्ता न हो। ऐसी स्थिति में सैनिक अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, सेनापति को इन सभी स्थितियों को पहचानना आना चाहिए और उनके अनुसार अपनी रणनीति, अपनी लीडरशिप स्टाइल
और अपनी मानसिकता को ढालना आना चाहिए। लचीलापन और स्थितिजन्य जागरूकता यानी सिचुएशनल अवेयरनेस यही कुंजी है। तो इन दोनों अध्यायों का निचोड़ है अपने माहौल को समझें, चाहे वो भौगोलिक हो या परिस्थितिजन्य, और उसके अनुसार अपनी रणनीति बदलें। कोई एक तरीका हर जगह काम नहीं करता। फिर आता है अध्याय 12, आग से हमला तो अटैक बाय फायर। ये एक बहुत विशिष्ट स्पेसिफिक रणनीति की बात करता है। आग विनाशकारी है लेकिन शक्तिशाली भी। सुन त्जू इसके 5 तरीके बताते हैं। दुश्मन के सैनिक, उनका सामान, रसद, हथियार या रास्ते जलाना। लेकिन वो चेतावनी भी देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कि आग का इस्तेमाल तभी करें जब हालात अनुकूल हों, मौसम सूखा हो, हवा आपकी दिशा में बह रही हो। प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। आग का हमला बहुत सोच समझकर, सही समय पर और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया जाना चाहिए, वरना ये आपके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। आज के जमाने में आग क्या हो सकती है? शायद कोई डिसरप्टिव तकनीक, कोई वायरल आइडिया, हाँ, या कोई अचानक मिला बड़ा अवसर, लेकिन गलत समय पर इस्तेमाल करने से ये उल्टा पड़ सकता है, खुद को जला सकता है। सही। तो 12वां अध्याय सिखाता है शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल सोच समझकर, सही समय और सही हालात में करें। और अंत में अध्याय 13, जासूसों का उपयोग, द यूज ऑफ स्पाइज। सुन त्जू इसे बहुत बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए जानकारी वही जीत का आधार है, और जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत है जासूस। वो 5 तरह के जासूसों का जिक्र करते हैं। हाँ, स्थानीय जासूस, अंदरूनी जासूस, बदले हुए जासूस, मतलब दुश्मन के जासूस जिन्हें आपने अपनी तरफ कर लिया, ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। फिर मरने वाले जासूस, जिन्हें जानबूझकर गलत जानकारी देकर भेजा जाता है, और जीवित बचने वाले जासूस जो सही जानकारी लेकर लौटते हैं। ये आज के दौर में कैसे प्रासंगिक है? हम जासूस तो नहीं रखते, लेकिन हम जानकारी तो इकट्ठा करते हैं। मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ग्राहक सर्वेक्षण, सोशल मीडिया ट्रेंड्स की निगरानी, ये सब क्या है? ये आज के जमाने की जासूसी ही तो है। हाँ, ये बात तो सही है। जो शासक या सेनापति जानकारी इकट्ठा करने में कंजूसी करता है या इसे महत्व नहीं देता, वो अंधा होकर लड़ रहा है। सबसे बड़ा निवेश जानकारी पर होना चाहिए। तो 13वां और अंतिम अध्याय हमें बताता है कि जानकारी ही शक्ति है। फॉर नॉलेज इज पावर। जो जानता है वही जीतता है। अंधेरे में लड़ने से बचना चाहिए। और मेरे ख्याल से यही द आर्ट ऑफ वॉर का सार है। स्मार्ट योजना, स्थिति के अनुसार लचीलापन, मनोविज्ञान की गहरी समझ और जानकारी का महत्व। ये सिद्धांत युद्ध के मैदान जितने ही जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। आज भी 2500 साल बाद भी ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। शायद इसलिए कि सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा बाहर नहीं लड़ी जाती, हाँ, बल्कि हमारे अपने अंदर, हमारे फैसलों में, हमारी रणनीतियों में लड़ी जाती है। बिल्कुल। और शायद यही विचार हमारे सुनने वालों के लिए भी है कि उनकी अपनी निजी युद्ध कला क्या है, जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वो किन रणनीतियों का उपयोग करते हैं, और सुन त्जू के कौन से सिद्धांत उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सोचने वाली बात है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।